नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र चुनाव नजदीक है और शेमात का खेल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की वर्ली सीट पर शिंदे सेना आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई के वर्ली से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतार रही है। देवड़ा और ठाकरे को एमएनएस के संदीप देशपांडे का भी सामना करना पड़ेगा, जिन्हें इस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिला है। बता दें आपको कि राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार विधानसभा चुनाव में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है और मिलकर चुनाव लड़ेगी। दरअसल दूसरी तरफ बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट भी है। ऐसे में दोनों ही तरफ काफी घालमेल हो चुका है। वोटर्स के लिए कंफ्यूजन में होने वाली स्थिति है। राज्य में इस बार मराठा आरक्षण आंदोलन का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला है। राज्य में करीब 28% मराठा आबादी है और इस समुदाय के कई ताकतवर नेता सक्रिय राजनीति में हैं। शरद पवार उनमें से एक है। शरद पवार लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में नई पार्टी और नए पार्टी सिंबल के साथ लोगों के बीच होंगे। एक बार फिर अजित पवार और शरद पवार के बीच मुकाबला दिख सकता है। इस अहम लड़ाई में अजित पवार की सांगठनिक क्षमता और शरद पवार की लोकप्रियता दोनों का टेस्ट होगा। महायुति को मराठा वोटर्स को अपने साथ जोड़े रखने में खासी मेहनत करनी होगी। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी को भी तय करना होगा कि इस समुदाय के लोगों का वोट उसके पास ही रहे। शिवसेना में कौन असली है, कौन नकली है, इसका भी टेस्ट होगा। और 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 56 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी। 2014 में भाजपा ने 122 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना 63 और कांग्रेस ने 42 सीटें हासिल की थी। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर मेहनत अभी और करनी होगी। कितनी मेहनत की जाती है, उसका क्या नतीजा रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। संजय द्विवेदी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ शिवसेना यूबीटी ग्रुप से जुड़ गए हैं प्रवक्ता संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर राजू वाघमेरा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संजय जी के साथ। संजय जी, किस तरह से देखते हैं और ये विधानसभा चुनाव जो है महाराष्ट्र का किन मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाला है? देखिए नेहा जी, विधानसभा चुनाव जो होता है, वैसे तो तरीका यही 5 साल सरकार ने क्या किया उसका प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ तो 2.5 साल ही चल पाई। महाविकास आघाड़ी सरकार 2.5 साल सरकार इनकी चली है। जो 2.5 साल में माने उद्धव जी ने काम किया है कि उन्होंने जाति धर्म किसी विशेष जाति को और जातियों को एक भाव से देखा, एक निगाह से देखा है और सभी में सद्भावना बनाई, सभी में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया। इसके बाद जब कोरोना काल आया, कोरोना में पूरा देश परेशान था, तो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को परेशान नहीं होने दिया और इतनी अच्छी देखभाल की है कि कोई ज्यादा हानि नहीं हो पाई महाराष्ट्र को, और ऐसे तमाम काम किए हैं। अब आइए 2.5 साल में 4 प्रोजेक्ट जो सरकार दूसरे बाहर भिजवा दे या बाहर दे दे, इसके बाद आप देखिए अभी तक इनमें यही चल रहा है। महाराष्ट्र में 2.5 सालों में आप देखिए कभी अजित पवार जी शामिल हो गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए। तो जो खरीद बोल सरकार ही चल रही थी, ये पूरे ढंग से काम ही नहीं कर पाई। आखिरी में इनको ये याद आया कि साहब हम ये योजनाएं लागू करें, जबकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मुंबई में सबसे बड़ी दिक्कत है। पूना हुआ, मुंबई हुआ, वहाँ पानी भरने की दिक्कत है। लेकिन अभी आपने देखा हुआ किस तरह से बाढ़ का प्रकोप आया, किस तरह से पानी बेसमेंटों में भरा, लोग घर खराब हुए, गाड़ियां खराब हुई, उस पर इनका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। इनका ध्यान इस समय बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि दिल्ली दरबार की वंदना की जाए। जहां तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी जिस तरह से लोकसभा में या उससे पहले जितने उपचुनाव विधानसभा के हुए, जिसमें महाराष्ट्र की जनता ने
शिवाजी को के सिद्धांतों और आदर्शों को ध्यान रखते हुए जिस तरह से लोकसभा में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। मैं ऐतिहासिक इसलिए कहता हूँ कि शायद कभी इसलिए सोचा ही नहीं होगा। जो 2019 में कांग्रेस एक सीट पे आई थी वो 13 सीट पे आ गई, इसके बाद एक सीट उसकी और बढ़ गई, 14 सीट पे आ गई वो। और एनसीपी को भी अच्छी सीटें मिली। शिवसेना जिसका धनुष्मान चला गया था, संगठन चला गया था, हम अपने को पूरा महाराष्ट्र में पहुंचा ही नहीं पाए। उसके बाद जो लोगों ने प्यार दिया पूरे महा विकास अघाड़ी को, वो आपका अपने में ऐतिहासिक है। और आप देखिए 31 सीटें हमने जीती और कहा बीजेपी जो 23 में थी जिसके 105 विधायक थे वो आ गए 9 सीटों पे। तो ये जनता का प्यार है। जनता का प्यार निश्चित मैं बताता हूँ आपसे नेहा जी कि इस चुनाव में भी, क्योंकि वो चुनाव था लोकसभा का, उसमें पीएम चुनना था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, ऐतिहासिक तरीके से वोट दिए, मैं जनता से, मतदाताओं से अपील करता हूँ इस डिबेट के माध्यम से, आप अपने घर से निकलिए और बिल्कुल एकदम शिवाजी के आदर्शों को ध्यान रखते हुए इस बार जो आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है जनता उस चीज को स्वीकारेगी? अगर हाँ तो क्यों, क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, मैंने आपसे पहले अपने जो हमने बात अभी कही आपसे कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी पर था और जो चुनाव हुए हैं इसमें एक विधायक की डेथ हो गई थी, उसकी पत्नी जीती थी, लेकिन जनता को उसकी वाइफ को जिताना चाहिए था। जो एक बनता चला आ रहा है हमेशा का कि किसी विधायक की अगर डेथ हो जाए तो उसकी वाइफ जिसको खड़ा किया में वो जीत जाता है। लेकिन क्या हुआ, हार गया वो आदमी, दूसरी सीट में हारते हारते बची। तो जो प्यार दिया जनता ने जिस तरह से महाविकास अघाड़ी को, क्योंकि माननीय शिवसेना उद्धव ठाकरे जी जो है वो हर वर्ग में समाहित हो चुके हैं। हर वर्ग उनको अच्छे निगाहों से देखने लगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी वर्ग है, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, जो भी वर्ग है, उसने अपने उद्धव ठाकरे जो कार्य किया उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल, उसकी सराहना करते हैं, आज भी सराहना करते हैं और मनाते हैं कि आने वाले दिनों में माननीय उद्धव ठाकरे सरकार बनाए। लेकिन माननीय बाला ठाकरे ने एक चौथी कसम खाई थी कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार बने। वही बात उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी वालों से कही, उनको मालूम भी था, लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया। कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा जहाँ होती है आदमी वही जाता है, ईश्वर जो करा है वही है। ठीक है, डॉक्टर अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर स्वागत है आपका। अविरल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए संजय जी इस बात को कह रहे हैं कि जनता इस बार हमें ही चुनेगी, हमारे पक्ष में ही वोट करेगी, हमें ही वोट करेगी और इसलिए वोट करेगी क्योंकि हम सही है, सही रीति और नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नकार देगी, ये साफ तौर पे कह रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि देखिए इस बार महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनेगी, आपका गठबंधन जीतेगा? ऐसे 5 काम बताइए जो आपको लगता हो कि नहीं, इन कामों के आधार पर एक बार फिर से हम सत्ता में आ रहे हैं। जी नहीं, देखिए जहां तक बात है महाराष्ट्र के चुनाव की, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होना तय है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र राज्य के भीतर जीतेगी। मैं मुद्दे बता देता हूं जिन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के मध्य में जा रही है। एनडीए गठबंधन जनता के मध्य में जा रहा है। देखिए, हमने किसानों का विकास किया, गरीबों का विकास किया, मजदूरों का विकास किया, क्राइम रेट डिक्रीज हुआ है महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर। साथ साथ अगर बात कर ली जाए डेवलपमेंट की, हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दे पर जनता के मध्य में जाएंगे। हमने गरीबों का विकास किया है, योजनाओं का फायदा निश्चित रूप से सीधे तौर पर जनता को मिल रहा है, गरीब को योजनाओं का फायदा मिल रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक बात है करप्शन की, करप्शन एक बड़ा मुद्दा हर राज्य में होता है, हर क्षेत्र में होता है। करप्शन के मुद्दे को एक प्रकार से सॉल्व करने का हमने कार्य किया है। किसी प्रकार का करप्शन महाराष्ट्र राज्य के भीतर आज नजर नहीं आ रहा है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। ये बड़ी तो कह रहे हैं करप्शन की बनी हुई सरकार है, सरकार ही पूरी करप्शन में डूबी हुई है, तो कह रहे हैं। संजय जी तो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं हमारी डिबेट में कि देखिए जो सरकार है वो पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है। जिसको चक्की पिसवाते थे, पीसिंग करते थे, वो आज सत्ता में है। आप जिसपे आरोप लगाते थे वो सत्ता में है। अब आप कह रहे हैं कि करप्शन, ये कैसे आप बताएंगे? देखिए हम तो पाक साफ है, जनता भी तो जवाब मांगेगी ना कि जिसको जेल के अंदर चक्की पिसवाने की बात करते थे,
आज उसे सत्ता की मलाई खिला रहे हैं, तो जनता जवाब नहीं लेगी आपसे, सवाल नहीं पूछेगी? जी नहीं, देखिए जहां तक बात है सवाल पूछने की, तो सवाल निश्चित रूप से पूछे जाने चाहिए। हम सवालों का जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना, जनता के हिसाब से तो हम बैठे हैं ना, बताइए। जी नहीं, देखिए जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जनता का ख्याल रखने का कार्य करती है। और जिस प्रकार से 60 साल तक भ्रष्टाचार करने वाले लोग, 60 साल तक देश को भ्रष्टाचार की आग में झोंकने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी जैसी ईमानदार पार्टी के सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर मत घुमाइए। देखिए मुद्दे की बात करिए, इधर उधर नहीं घूमना है। मुद्दा ये कि जिसको चक्की पिसवाने की बात करती थी, जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वो आज तो सत्ता की मलाई खाएंगे, उसका नहीं जिक्र करेंगे आप? जी नहीं, मैं बिल्कुल उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए यूपीए के दौर में क्या हुआ, बात उस पर भी होनी चाहिए। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बात ही नहीं कर रही ना उस पे, तो कोई लगाम नहीं लगी। इधर उधर मत घूमिए ना, सब मुद्दे की बात करिए। अगर जनता बोलेगी कि ये जो भ्रष्टाचार जिसके ऊपर आप आरोप लगाते थे उसको पार्टी में क्यों शामिल किया, आपने क्यों गठबंधन में शामिल किया? अब तो आप भी, आप सुचिता की बात मत करिए ना, मत करिए सुचिता की बात राजनीति में। जब आप उस नक्शे कदमों पे नहीं चलना चाहते तो मत करिए सुचिता की बात। क्या जवाब दीजिएगा? बिल्कुल डिस्कशन होने चाहिए, पॉलिटिकल डिबेट्स इन विषयों पे होनी चाहिए। चाहे सर हो रही है ना, जवाब तो दीजिए। का मामला है, हसन अली का हवाला घोटाला है, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला, आईपीएल का घोटाला, मधुकोड़ा का घोटाला, पालघर में संतों की निर्मम हत्या, वो पालघर का मुद्दा है, निश्चित रूप से उठेगा। जिस प्रकार से जवाब नहीं चाहिए, निर्मम हत्या कर दी गई थी, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, गांधी परिवार को जवाब देना चाहिए। रतन जी ये तो कह रहे हैं हम जवाब क्यों दें, गांधी परिवार को जवाब देना चाहिए। नेहा जी उनसे पूछिए कि मधु कोड़ा को भ्रष्टाचारी कहते हैं और उनकी पत्नी गीता कोड़ा को आप टिकट दे देते हैं बीजेपी से। लगाने का काम इन लोगों ने किया, तो इनसे पूछिए ना, बहुत अच्छा सवाल है, पूछिए इनसे घोषणे का काम किया कि मधु कोड़ा अगर भ्रष्टाचारी थे अविनाश जी जवाब दे दीजिए। क्यों दे दिया? देखिए रतन जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कहीं एक पे भ्रष्टाचार का आप आरोप लगाते हैं, उनकी पत्नी को आप टिकट दे देते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। धीरज साहब के घोटाले पर कुछ नहीं बोलेंगे और ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, फिर तोड़ देते हैं ऑटोमेटिक। बड़ी अजीब है, कहाँ से इनको बैठा देते हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए, क्यों एक बार फिर से अविरल जी आपकी सरकार बनाई जाए महाराष्ट्र में? देखिए जो 5 साल, एक सेकंड सुनिए ना, सुनिए सवाल सुनिए। ये जो 5 सालों में जनता ने सियासी ड्रामा देखा, पार्टियों का टूटना, बिखरना, 2 फाड़ में पार्टी हो जाना, सिंबल की लड़ाई लड़ना, वहां तो सियासी ड्रामा ही रहा 5 साल। सरकार कहाँ चल पाई, महाराष्ट्र का विकास कैसे हो पाया, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कहाँ हो पाई? ये जो सियासी ड्रामा देखा जनता, क्या लगता है कि उसका जवाब नहीं मांगेगी, और मांगेगी तो किससे मांगेगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगना चाहिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कार्य किया, कोरोना के समय में कांग्रेस वाले कहीं नहीं थे, मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन, जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का, जवाब दूंगा मैं, सब लिख के रखिए उसको। 4 करोड़ पक्के मकान से लेकर 12 करोड़ शौचालय तक, 10 करोड़ उज्ज्वला रसोई सिलेंडर से लेकर 13 करोड़ नल देने तक, हर नल को जल पहुंचाने का जिस प्रकार से हमने कार्य किया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में, जिस प्रकार से रट्टा मार के बैठे हैं लगता है। कोई चिंता नहीं है, 60 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से मुफ्त में 5 लाख का इलाज देने का हमने कार्य किया, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई मुक्त भारत का निर्माण हमने किया, मुक्त महाराष्ट्र का निर्माण हमने किया। तो निश्चित रूप से मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से जनता परेशान थी, हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य किया, जड़ से समाप्त करने का कार्य किया। आज कोई करप्शन नहीं है, कोई कटमनी नहीं है, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैं जवाब दे दूं, मुझे वक्त दीजिएगा। ठीक है रतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रतन जी जल्दी से। अब देखिए इन्होंने बहुत लंबी बात की, मैं एकदम शॉर्टकट बोलूंगा, मैं लंबा खींचूंगा नहीं। इन्होंने कहा महाराष्ट्र में कोरोना के लिए हमने लड़ाई लड़ी, इनको ज्ञात होना चाहिए, शायद इनको जानकारी नहीं है, स्टडी करके नहीं आते। महाराष्ट्र में जब कोरोना उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे ने माझो कुटुंब माझी जिम्मेदारी का उन्होंने बैनर लगाया और बड़ी जबरदस्त उन्होंने लड़ाई लड़ी। नंबर 2 वही प्रियंका गांधी हैं जो 1000 बसों को उत्तर प्रदेश की सरहद पे लगा दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से चलने नहीं थी।
और नंबर 2, जितने लोगों की ये नाम बता रहे हैं, गिना रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने मशीन में डाल के उन्हें प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं ईमानदारी का। ये अजीत पवार को 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटालेबाज कहते हैं, उसे उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। मधु कोड़ा को भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। हसन मुश्रीफ को भ्रष्टाचारी कहते हैं, उन्हें टिकट देते हैं। धनंजय मुंडे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, उन्हें टिकट देते हैं। प्रफुल्ल पटेल को भ्रष्टाचारी कहते हैं, उन्हें टिकट देते हैं। अशोक चौहान को आदर्श का घोटालेबाज कहते हैं, उन्हें राज्यसभा भेजते हैं, उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, नारायण राणे को राज्यसभा भेजते हैं, उनके दोनों पुत्रों को टिकट दे देते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा लड़ने के लिए। तो ये परिवारवाद पे फेल है, भ्रष्टाचार में फेल है। ये इनके पास न चेहरा है, न नैतिकता है, न जिम्मेदारी है। ये आके रट्टा मार के कुछ भी आपके चैनल पे बोल रहे हैं। ठीक है, गरीब के विकास करने की पॉलिसी भी है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हम सही से करते भी अरे हैं। पूरा देश देख रहा है महाराष्ट्र में आपको हम कहाँ पे पहुंचा दिए लोकसभा में, पता है ना। सुनिए, बात सुनिए। सवाल इस बात को लेकर है कि मुद्दों की बात हम कर रहे हैं, हम उन कामों का भी जिक्र कर रहे हैं। मैंने आपसे 5 काम पूछे थे, आपने नहीं बताए कि सरकार ने ऐसे क्या 5 काम किए जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने नहीं बताया। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। मुद्दा का आता हूँ, मैं काम गिना देता हूँ। 1 मिनट केवल आप मुझे बताइए। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाने का कार्य किया, महाराष्ट्र सरकार का काम बताइएगा। बिल्कुल, मैं आरोप प्रत्यारोप पे मत जाइएगा, मुझे ऐसे काम बताइए जिससे सीधे जनता लाभान्वित हुई। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, जनता अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होती है तो भ्रष्टाचार को लेकर होती है। शिक्षा जब राज्य के भीतर बढ़ती है उससे प्रभावित होती है। हमने शिक्षा पहुंचाने का यानी कितने स्कूल बनवाए। 1 सेकंड रुकिए ना, नहीं, उसके साथ साथ जिस प्रकार कितने लोग देखिए, गोलमोल नहीं, आंकड़ों के अविरल जी, तथ्यों पे बात होती है सर, ऐसे बात नहीं होती, हवाई बातें नहीं होती ना सर। बताइए कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस आपने बनवाए। नहीं, मैं केवल इनसे छोटा सा जवाब चाहता हूँ। देखिए, नहीं, उनसे बाद में ले लीजिएगा, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ मेरा तो जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। शिक्षा का नहीं, देखिए आपने पहला पॉइंट बताया, शिक्षा का स्तर हमने उठाया, हमने बेहतर किया। कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस आपने बनवाए, मुझे आंकड़ा दीजिए ना। कितना आपने क्या किया शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए, मुझे थोड़ा सा बताइए ना डिटेल। आंकड़ों के साथ ही मैंने बात की, लेकिन इन्होंने इस विषय पे ना ध्यान दिया ना इसका उत्तर दिया। क्योंकि मैं फिर बता दीजिए। कहा कि 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचाने का हमने कार्य किया मोदी सरकार ने। अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की नहीं बात मैं कर रही ना अविरल जी, मैं तो बात महाराष्ट्र सरकार की कर। मोदी सरकार ने तो शौचालय बनवा दिए, घर में जल पहुंचा दी। मैं नहीं बात कर रही उससे, स्वच्छता अभियान चलाया, बहुत कुछ किया होगा, पूरे देश में किया होगा। मैं सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की बात कर रही हूँ। एकनाथ शिंदे ने क्या किया इन 2.5 सालों में, मुझे ये बताइए। देखिए, रतन तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में चैनल में मौजूद है। इन्होंने मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने का, मुद्दे को घुमाने का, जनता को भ्रमित करने का। ठीक है, मुद्दे की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं। मुद्दे की बात, सिर्फ मुद्दे की बात। रतन तिवारी ने क्या किया, संजय त्रिवेदी ने क्या किया नहीं जानना मुझे तो सरकार ने क्या किया मुझे सीधा वो जानना है। मुझे सब मुद्दे की बात करिए ना, तर्क दीजिए, कुतर्क नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए हम तो जा रहे हैं जनता के मध्य में डेवलपमेंट के विषय पर, लेकिन हाँ मैं इस बात को जानना चाहता हूं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है और निजी प्रश्न है। मैं केवल इनसे इतना जानना चाहता हूं, अगर नागरिक की सुरक्षा नहीं होगी, अगर व्यक्ति की जान नहीं बचेगी तो विकास कैसे हो पाएगा, विकास का क्या लाभ? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैंने आपसे सवाल पूछे थे, आपने उनके जवाब नहीं दिए। धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। रतन तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए इस बार मराठा आरक्षण का मुद्दा सबसे गर्म रहने वाला है, ये कहा जा रहा है। और 28% ऐसे आबादी है जो मराठा आबादी है महाराष्ट्र के संदर्भ में। मराठा के नेता के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा अगर हम देखें तो शरद पवार का है, आपके गठबंधन में। लगता है इसका फायदा मिलेगा गठबंधन को? बिल्कुल मिलेगा नेहा जी। जिस प्रकार से मराठा नाराज हुए हैं, जिस प्रकार मराठाओं को तकलीफ मिली है, वो पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े हैं। और इस बार जनता ने इनको तो पहले ही सेमीफाइनल में लोकसभा चुनाव हुआ था कुछ महीने पहले, लोकसभा चुनाव में ही इनको इनकी औकात दिखा दे कि आप 48 का चक्कर छोड़िए, आप 15-20 के अंदर सिमट गए। तो उसी प्रकार वही जनता है, वही मतदाता है, वही वोट करने वाले हैं। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और बड़ी मजबूत स्थिति है हमारी, और अच्छी स्थिति में हम चुनाव तीनों पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, कुछ नाराजगियां भी है क्या? 85 के फॉर्मूले पे बात बनी है, लेकिन
अंदर खाने भी कहा जा रहा है, कुछ नाराजगियां हैं। 95 लड़ रहे हैं, 10 सीट और उसमें प्लस कर दीजिए आप, ये आंकड़ा आज शाम तक आपको आ जाएगा। और दूसरी बात, हम मजबूत स्थिति में है, मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को साइडलाइन कर दिया। क्या समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है? नहीं है, समाजवादी पार्टी को हम सीट जितनी उनकी डिमांड थी उतनी हम सीट उनको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को भी हम 1 सीट देने जा रहे हैं, सीपीएम को हम सीट देने जा रहे हैं। तो हम सभी लोगों को, छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेके जा रहे हैं, किसी को नाराज नहीं करेंगे। जो गलतियां, जो चूक हरियाणा में हुई है उसे हम दोहराएंगे नहीं। हम मजबूत स्थिति में गठबंधन को बना के हम चल रहे हैं और जीत हमारी निश्चित है। लेकिन आपने इनसे 5 काम पूछा, लेकिन इन्होंने एक काम नहीं बता पाए महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया। तो पूरी तरीके से पिक्चर साफ है कि ये जनता के बीच में जाके ये क्या बताएंगे नेहा। ठीक है संजय जी, जनता के बीच में जाके आप भी क्या बताइएगा, ये बताइए ना कि सिंबल अलग, मुश्किल होगी, चुनौतियां हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। देखिए, शिवसेना बड़ी चुनौतियों के लिए, जिस सिंबल के साथ आप चुनाव लड़ते आए हैं सर, वो सिंबल ना होना एक बड़ा झटका है ना आप लोगों के लिए। अब एक नए सिंबल के साथ चुनाव, ये कितना चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए? देखिए, लोकसभा में कुछ हमको नुकसान हुआ इसका। देखिए, चुनौतियां शिवसेना ने हमेशा चुनौतियां झेल ली है। चाहे भारत पाकिस्तान का जब मैच चल रहा हो, माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा कि साहब इसको बंद करना है, तो पूरी मीडिया हंसी थी, माननीय सरकार थी वो भी हंसी थी। आखिरी में मैच में बैन लगाए गए थे, लेकिन उसके चक्कर हमारे 5-5 साल हमारे शिवसैनिक जेल भी काट के आए हैं। खैर, वो अलग मैटर है। मैं कह रहा हूँ कि हम जब महाविकास अघाड़ी बनी 2019 में, बहुत स्पष्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तहत बनी है, और उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन चल रहा है आगे। अब हम जो विकास कर रहे थे, अगर माने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते ही महाराष्ट्र 4 प्रोजेक्ट बाहर चले गए, वो नहीं जा पाते। आज आरक्षण का मुद्दा हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं है। आज महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह की चीजें जो बढ़ रही है हर स्टेट में, महाराष्ट्र में भी वही है। महाराष्ट्र में भी चुनाव बीएमसी चुनाव नहीं करा पा रहे। बीएमसी न चुनाव होने से कितने सामना करना पड़ रहा। सरकार हमारी बनेगी, बीएमसी चुनाव होंगे, और महंगाई को रोकथाम होगी। रोजगार के संसाधन जो प्रोजेक्ट ये बाहर भेज रहे हैं, उन प्रोजेक्टों को हम अंदर लाएंगे। माननीय उद्धव साहब ठाकरे और हमारे एनसीपी कांग्रेस मिलके ये चाल करेगी, और उन उद्योगों में जाके रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराएंगे। उत्तर भारतीयों के साथ हमेशा हम लोग नरम व्यवहार रहा है। उनके स्थान के लिए संगठनकार महाविकास काम करेंगे। तो हमारे पास इतने मुद्दे हैं। इसके बाद आपका आगे यहाँ पे धरावी, यहाँ पे जो अडानी बस गए हैं, जिनको गलत तरीके से दिया गया है, उससे भी कार्रवाई होगी। और जो बिजली वाला पावर कर दिया गया है, ठीक है, वो तो बात की बात है सर, वो बात की बात है। पहले सत्ता में आना एक बड़ी चुनौती है, वो चुनौतियों को कैसे पार करेंगे, हमारे ये मतलब उद्देश्य है। हाँ। हमारे ये है कि हम इस तरह से खुशहाल और अच्छा महाराष्ट्र बनाएंगे, जनता को सुख करेंगे। नहीं, 2.5 सालों में आपका शासन भी देखा है ना सर, मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे को भी जनता ने देखा है। तो जनता तो बेहतर तरीके से समझ सकती है ना किसका शासन बेहतर था। तो जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का करते हैं इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।